कि वे कौन से कारण थे, वे परिस्थितियां कौन सी थी जिन्होंने भारत में एलपीजी पॉलिसी को लागू करने का एक पृष्ठभूमि तैयार किया। इसको लेकर जैसा कि आपने लिखा है कि दो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स अपनी अपनी बात रखते हैं। पहले स्कूल ऑफ थॉट का यह मानना था कि यह काम व्यवस्थापूर्वक सरकार ने किया। दूसरे स्कूल ऑफ थॉट का यह मानना है कि इस कार्य को आज नहीं तो कल होना था। 1990 में जो समस्याएं उत्पन्न हुई, आर्थिक संकट की समस्या, उन्होंने वो माहौल तैयार कर दिया कि यह कार्य 1991 में सरकार ने कर डाला है। कैसे हुआ, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब आइए देखते हैं कि एलपीजी नीति के नाम पर किया क्या गया, और यही चर्चा जो हम करने जा रहे हैं, इस प्रश्न का भी जवाब है कि एलपीजी पॉलिसी को संरचनात्मक परिवर्तन भारतीय अर्थव्यवस्था का क्यों कहा जाए। दोनों प्रश्नों का जवाब सेम कंटेंट। एलपीजी नीति की जब हम बात करते हैं, जिसको नई आर्थिक नीति भी कहा जाता है, तो इस नई आर्थिक नीति के ये जो तीन चरण हैं, लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, दूसरा प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और तीसरा ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। ये तीन अलग अलग कंपोनेंट या घटक माने जाते हैं एलपीजी पॉलिसी के। इन तीन घटकों या कंपोनेंट्स का मतलब सिर्फ इतना है कि एलपीजी पॉलिसी को लागू करके जो नई व्यवस्थाएं शुरू की गई भारत के औद्योगिक क्षेत्र में या भारत की अर्थव्यवस्था में, वो नई जितनी भी नई व्यवस्थाएं शुरू की गई, कुछ नई व्यवस्थाएं इस घटक का हिस्सा थी, कुछ व्यवस्थाएं इस दूसरे घटक का हिस्सा बनी, और कुछ नई व्यवस्थाएं तीसरे घटक का हिस्सा बनी। तो इन तीनों घटक और उन तीनों घटकों में या इन तीनों रणनीतियों में कौन कौन से नए काम किए गए, इसकी सिलसिलेवार तरीके से हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं लिबरलाइजेशन या उदारीकरण पे। आप हेडिंग दे सकते हैं, उदारीकरण या लिबरलाइजेशन। उदारीकरण या लिबरलाइजेशन। पहले तो दो तीन चीजें यहां पर ये समझ जाओ कि ये देखो, दो प्रश्न लिख रहा हूं, इनफैक्ट तीन प्रश्न लिख रहा हूं। उदारीकरण या लिबरलाइजेशन, पहला चीज है किसका उदारीकरण, किस चीज को उदार बनाने की बात की जा रही है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, अगर किसी चीज को उदार बनाने की बात की जा रही होगी, लिबरल बनाने की बात की जा रही होगी, तो स्वाभाविक सी बात है किसी के लिए उदार बनाने की बात की जा रही होगी। तो दूसरा प्रश्न उठता है कि किस, पहला है कि किस चीज को उदार बनाना, दूसरा है किसके लिए उदार बनाना, और फिर तीसरा प्रश्न है उदार बनाना तो कैसे, क्या किया गया। तीन प्रश्न। तो इसके लिए हम जो अपना फोकस करेंगे वो करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के किस तत्व की ओर, प्राइवेट प्लेयर्स या जो निजी तत्व है। जैसा कि कल आपने लिखा भी था कि 1990 तक भारत की अर्थव्यवस्था समाजवाद की पद्धति पर आधारित रही, जिसमें निजी तत्वों की भागीदारी बाजार की गतिविधियों में या आर्थिक गतिविधियों में बहुत ही सीमित थी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में प्राइवेट प्लेयर्स की जो भागीदारी थी वो बहुत ही सीमित थी, स्कोप कम था भागीदारी देने का। और भागीदारी का मतलब क्या है, ये छोटे छोटे शब्द भी समझा करो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज या मार्केट की एक्टिविटीज में प्राइवेट प्लेयर्स के भागीदारी देने का क्या मतलब है। तो यहां पर मैं जिस भागीदारी की बात कर रहा हूं, वो भागीदारी का मतलब है, ये याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट या निवेश करने की स्वतंत्रता, और बाजार में या देश के आर्थिक वृद्धि में अधिक से अधिक योगदान, कंट्रीब्यूशन। ऐसे तो आप देखें तो भले ही कोई प्राइवेट छोड़िए, भले ही कोई सरकारी संस्था है, उस सरकारी संस्था में भी कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स का योगदान आप आसानी से देख सकते हो। जैसे कि उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी होंगे वो भी तो प्राइवेट प्लेयर ही माने जा सकते हैं। तो भागीदारी का मतलब क्या, कर्मचारी के रूप में भागीदारी देना क्या, नहीं। ये जो मैं भागीदारी की बात बार बार कर रहा हूं कि 1990 तक देश की अर्थव्यवस्था में या देश के इकोनॉमिक एक्टिविटीज में प्राइवेट प्लेयर्स की भागीदारी का स्कोप कम या बहुत सीमित था। ये मैं किस भागीदारी की बात कर रहा हूं, ये शब्द याद रखिए। इन्वेस्टमेंट करके आर्थिक गतिविधियों में डिसीजन लेने की भागीदारी, पावर, कि मैं भी प्रोड्यूस कर सकता हूं, मैं भी बेच सकता हूं, मैं भी आर्थिक गतिविधि में क्या कर सकता हूं, भागीदारी दे सकता हूं। ये सारा का सारा काम आर्थिक गतिविधियों से संबंधित ये जितनी भी गतिविधियां थी, मतलब इन्वेस्टमेंट करना, बिजनेस शुरू करना, प्रोडक्शन करना, 1990 तक देखोगे तो इसमें बड़े पैमाने पर किसका रोल रहा, गवर्नमेंट यानी कि सरकार का। ज्यादा से ज्यादा निवेश करना, उद्यम या इंटरप्राइजेस को स्थापित करना, प्रोडक्शन करना, ये सारी बाजार की गतिविधियों में बड़े पैमाने पर आप किसका रोल पाओगे, गवर्नमेंट का। और प्राइवेट प्लेयर्स के लिए जो कुछ भी थोड़े बहुत अवसर उपलब्ध थे, उसमें भी प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर बहुत बड़ा कंट्रोल हुआ करता था, किसका, गवर्नमेंट का या सरकार का। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं या ये सारी की सारी जो बातें मैंने कही, ये किस तरीके की इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, समाजवाद या सोशलिस्ट। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब कुछ और होता भी आएगा। ये कैरेक्टर है किस तरीके की अर्थव्यवस्था का, समाजवाद। और ये सारी की सारी बातें जो मैंने आप लोगों के सामने रखी, आप मुझे बताइए कि ऐसे कल्चर अगर किसी देश में पाए जाएंगे, कौन से कल्चर, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट का स्कोप गवर्नमेंट के पास है, प्राइवेट प्लेयर्स के पास कम स्कोप है, जो कुछ भी स्कोप है उसमें सरकार का कंट्रोल, हस्तक्षेप ज्यादा है। ऐसा अगर कैरेक्टर होगा तो उस इकोनॉमी को या उस देश की अर्थव्यवस्था को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए आप उदार मानेंगे या कठोर मानेंगे, कठोर कहोगे। तो ऐसी ही स्थिति भारत में मौजूद रही 1990 तक। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत का औद्योगिक क्षेत्र यानी भारत की अर्थव्यवस्था प्राइवेट प्लेयर्स के लिए कैसी बनी रही, कठोर या रिजिड रही। कब तक, टिल 1909। इसी कठोरता को दूर करना किस नाम से जाना जाता है, उदारीकरण या लिबरलाइजेशन। तो प्रश्न ये उठता है कि किसका उदारीकरण, तो आपको जवाब मिल चुका है, अर्थव्यवस्था का या देश का जो औद्योगिक क्षेत्र है, इसका उदारीकरण। अब प्रश्न उठता है किसके लिए, तब क्या जवाब दोगे, किसके लिए मैं अभी चर्चा कर रहा था, प्राइवेट प्लेयर्स, तो निजी तत्वों के लिए उदारीकरण। अब प्रश्न उठता है कि कैसे, तो अब बिना कुछ मेरे बताए हुए भी आपको बता देना चाहिए उत्तर कि जो कुछ भी कठोरता या रिजिडिटी के प्रावधान बने हुए थे 90 तक, उन्हीं को खत्म करके भारत की अर्थव्यवस्था को क्या किया जाए, लिबरल बनाया जाए। किसके लिए, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। तो जो प्रावधान 1990 तक बने हुए थे, जिनकी वजह से इंडियन इकोनॉमी रिजिड या कठोर पाई गई, वो प्रावधान थे कौन से, अगर आपको याद हो कल का डिस्कशन, 1956 आईपीआर
आईपीआर में हमने लाइसेंसिंग की बात की थी। अधिकांशतः आर्थिक गतिविधियां आरक्षित या रिजर्व रखी गई केवल किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। इन्हीं व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया कब? 1991 की एलपीजी पॉलिसी के तहत। और इन्हीं व्यवस्थाओं को समाप्त करना ये कहलाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था का क्या हुआ? उदारीकरण हुआ। किसके लिए? प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? लिखो जरा, लिखेंगे उदारीकरण की हेडिंग में ही लिखेंगे 1990, वर्ष 1990 तक, वर्ष 1990 तक भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था निजी तत्वों हेतु, निजी तत्वों हेतु कठोर बनी रही, कठोर बनी रही, क्योंकि 1956 आईपीआर के अंतर्गत, क्योंकि 1956 आईपीआर के अंतर्गत घोषित, 1956 आईपीआर के अंतर्गत घोषित आर्थिक गतिविधियों के, अधिकांशतः ऐसे घोषित अधिकांशतः आर्थिक गतिविधियों के, अधिकांशतः आर्थिक गतिविधियों के, अधिकांशतः आर्थिक गतिविधियों के सरकार हेतु आरक्षित, अधिकांशतः आर्थिक गतिविधियों के सरकार हेतु आरक्षित रखे जाने एवं एवं लाइसेंसिंग के प्रावधान, एवं लाइसेंसिंग के प्रावधान के फलस्वरूप, प्रावधान के फलस्वरूप निजी तत्वों हेतु औद्योगिक गतिविधियों में भागीदारी देने का अवसर कम से कम, कम से कम बना रहा, भागीदारी देने का अवसर कम से कम बना रहा। अगली लाइन से लिखेंगे एलपीजी नीति के तहत, अगली लाइन से लिखिए एलपीजी नीति के तहत, एलपीजी नीति के तहत उपरोक्त वर्णित व्यवस्थाओं को समाप्त करके, एलपीजी नीति के तहत उपरोक्त वर्णित व्यवस्थाओं को समाप्त करके, उपरोक्त वर्णित व्यवस्थाओं को समाप्त करके निजी तत्वों हेतु भारतीय अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक क्षेत्र को, निजी तत्वों हेतु भारतीय अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक क्षेत्र को, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक क्षेत्र को उदार, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक क्षेत्र को उदार बनाया गया। फुल स्टॉप। मौजूदा समय में, मौजूदा दौर में या मौजूदा समय में केवल निम्नलिखित 5 प्रकार की आर्थिक गतिविधियां, केवल निम्नलिखित 5 प्रकार की आर्थिक गतिविधियां, केवल निम्नलिखित 5 प्रकार की आर्थिक गतिविधियां लाइसेंसिंग व्यवस्था के अंतर्गत जारी रखी गई हैं। केवल निम्नलिखित 5 प्रकार की आर्थिक गतिविधियां लाइसेंसिंग व्यवस्था के अंतर्गत जारी रखी गई हैं। पहला, फर्स्ट, फर्स्ट, एल्कोहल निर्माण एवं वितरण, एल्कोहल निर्माण एवं वितरण। दूसरा, दवाई उत्पादन एवं वितरण, ड्रग्स, दवाई उत्पादन एवं वितरण। तीसरा, विस्फोटक पदार्थ एवं, विस्फोटक पदार्थ एवं हानिकारक रासायनिक पदार्थों का उत्पादन एवं वितरण, विस्फोटक पदार्थ एवं हानिकारक रासायनिक पदार्थों का उत्पादन एवं वितरण। और फिर अगला लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक उड्डयन संयंत्र। अगला लिखो इलेक्ट्रॉनिक उड्डयन संयंत्र, या उड्डयन यंत्र भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उड्डयन यंत्र जैसे कि एयरक्राफ्ट, ड्रोन, एयरक्राफ्ट, ड्रोन इत्यादि। कितने हुए? 4 हुए। हाँ, और 5वां लिख लेंगे तंबाकू उत्पाद, तंबाकू उत्पाद जैसे कि इसमें सिगरेट, पान मसाले वगैरह का प्रोडक्शन अगर किसी को करना है, इसमें ध्यान रखना तंबाकू उत्पाद में प्रोडक्शन की बात हो रही है। वितरण या बेचने का जो प्रोसेस है वो लाइसेंसिंग में नहीं है, प्रोडक्शन का प्रोसेस। जैसे किसी को फैक्ट्री लगानी है, बाकी बेचने का तो देखो दुकानों पे कोई लाइसेंस की तो जरूरत होती नहीं, इसमें प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो ये 5 विषय ऐसे हैं जो अभी भी लाइसेंसिंग व्यवस्था में जारी हैं, जारी रखे गए हैं। लेकिन इन 5 को लाइसेंसिंग में बनाए रखने की वजह ये नहीं है कि
मार्केट पर कंट्रोल रखा जाए। ये 5 ऐसे विषय हैं जो आप देख पा रहे होंगे, जो ये काफी सेंसिटिव टॉपिक है। तो जरूरी है कि इन सारे 5 विषयों पर जो भी काम किया जाए मार्केट में, वो सरकार की देखरेख में हो। इसलिए इन्हें लाइसेंसिंग व्यवस्था में कंटिन्यू रखा गया है। इन 5 के अलावा किसी अन्य विषय पर प्राइवेट प्लेयर जब चाहे तब वो एक सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करके प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। उदारीकरण के बाद भी निम्नलिखित दो विषय उदारीकरण के बाद भी निम्नलिखित दो विषय आज भी सरकार के व्यापक आरक्षण व्यवस्था में शामिल है। आज भी सरकार के व्यापक आरक्षण व्यवस्था में शामिल है, पहला। और ये आरक्षण का मतलब, ये जो नौकरी का आरक्षण है, ये मत समझना। यहां पर आरक्षण का मतलब है कि कुछ आर्थिक गतिविधियों को रिजर्व रखा गया है, केवल किसके लिए? सरकार के लिए। इस सेंस में मैं आरक्षण शब्द का जिक्र कर रहा हूं। कौन कौन से वो दो विषय हैं, लिख लीजिए। पहला, परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी। परमाणु ऊर्जा या एटॉमिक एनर्जी। आप देख पाते होंगे कि आज भी भारत में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, वो प्राइवेट प्लेयर्स के नहीं है। आज भी वो गवर्नमेंट ओन्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आपको इंडिया में काम करते हुए मिलेंगे। पढ़ते हो ना, कलपक्कम, नरोरा, तारापुर, ये सब क्या है? आप देखिए, कुडनकुलम, ये गवर्नमेंट ओन्ड है। प्राइवेट प्लेयर्स के लिए अभी ये विषय अलाउड नहीं है। और दूसरा लिख लेंगे, रेलवे परिचालन। रेलवे परिचालन नोट करके जरा नीचे से लिखिए, नोट करके। हालांकि तात्कालिक अतीत के कुछ घटनाक्रम यह सिद्ध करते हैं कि सरकार द्वारा यात्री रेलवे परिचालन में निजी तत्वों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। उदाहरण स्वरूप तेजस एक्सप्रेस का परिचालन, जो भारत की प्रथम प्राइवेट प्लेयर ओन्ड रेल है, यात्री रेल, आईआरसीटीसी। उदाहरण स्वरूप तेजस एक्सप्रेस। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान में रखना, मालगाड़ियों के परिचालन में प्राइवेट पार्टिसिपेशन की व्यवस्था भारत में काफी लंबे समय से चली आ रही है। बड़ी बड़ी जो प्राइवेट प्लेयर्स की फैक्ट्रियां हैं, उनकी अपनी खुद की रेलगाड़ियां होती हैं, लेकिन उनका सिग्नलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये पूरा मैनेजमेंट भारतीय रेल के ही हिस्से में। वो रेलगाड़ियां जो है वो किसकी होती हैं? प्राइवेट प्लेयर्स की। यात्री रेलवे परिचालन की जहां तक बात है, ये विषय पूरी तरीके से रिजर्व रखा गया है, केवल किसके लिए? गवर्नमेंट के निवेश के लिए। लेकिन जैसा आपने लिख भी लिया कि बीते कुछ वर्षों में कुछ ऐसे छोटे मोटे घटनाक्रम हुए हैं जो ये दर्शाते हैं कि अब सरकार प्राइवेट प्लेयर्स की भागीदारी को बढ़ाने या प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है। उसका उदाहरण भी आपने लिख लिया, क्या? तेजस एक्सप्रेस। ये गवर्नमेंट का अप्रोच बदल क्यों रहा है, इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है, जरा लिखिए, उसी में लिखेंगे। वर्ष 2015 में रेलवे सुधार के विषय पर गठित विवेक देवराय समिति 2015 में रेलवे सुधार के विषय पर गठित विवेक देवराय समिति के सुझाव ऐसे लिखो, विवेक देवराय समिति द्वारा यात्री रेलवे सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने हेतु निजी तत्वों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया गया। फुल स्टॉप। इस प्रोत्साहन का एक अन्य कारण यात्री रेलवे परिचालन में सरकार के आर्थिक भार को कम करना भी है। एक आंकड़े के अनुसार सरकार द्वारा यात्री रेलवे परिचालन में
किए गए कुल खर्च का मात्र 57% हिस्सा ही किए गए कुल खर्च का मात्र 57% हिस्सा ही मात्र 57% हिस्सा ही मात्र 57% हिस्सा ही किराया के रूप में प्राप्त हो पा रहा है किराया के रूप में प्राप्त हो पा रहा है। तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो ये दर्शाते हैं कि क्यों सरकार निजी तत्वों की भागीदारी को बढ़ाने पर विचार कर रही है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर आपसे हो सकता है कि कुछ आपका ओपिनियन पूछा जाए इंटरव्यू वगैरह में, तो आपका ये मत तो होना चाहिए कि निजी तत्वों की भागीदारी बढ़े, लेकिन अभी अगले कुछ समय के लिए पूरी तरीके से प्राइवेट प्लेयर ओन्ड रेलवे ऑपरेशन का सुझाव आप नहीं दे सकते। आप अभी भी भारतीय रेल में सरकार के एक बड़े हस्तक्षेप का सुझाव देंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आज भी भारत की एक बड़ी आबादी के लिए परिवहन का एकमात्र उपलब्ध जो माध्यम है वो रेलवे है। और इसलिए है क्योंकि रेलवे के जो फेयर या किराए हैं वो एफोर्डेबल है अन्य परिवहन के माध्यमों की तुलना में। निजी तत्व जो पूरी तरीके से रेलवे में अगर उनको अलाउ कर दिया जाए और पूरा का पूरा डिसीजन लेने का पावर भी उनके हाथों में चला जाए, तो जो हम अभी वहनीय या एफोर्डेबल रेलवे सर्विस देख रहे हैं, ये स्थिति फिर भविष्य में नहीं रहे। और रेलवे किरायों में इतनी तेजी से जब वृद्धि होगी तो हमें यह भी सोचना है कि भारत की बड़ी आबादी क्या इसको झेलने के लिए तैयार है भी आर्थिक तौर पर या नहीं। तो इसलिए हमें एक बैलेंस्ड प्रोसेस को फॉलो करना है। रेलवे की बेहतर सेवा गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए स्वाभाविक सी बात है कि आर्थिक खर्च या आर्थिक भार को कम करना पड़ेगा। उसके लिए निजी तत्वों का एक अप्रूवल या निजी तत्वों की भागीदारी का सुझाव तो जायज है, लेकिन अभी भी आपका अंतिम निर्णय यही होना चाहिए कि जो लास्ट डिसीजन मेकिंग पावर है कि किराया कितना होना चाहिए, कब से कब तक आपकी कौन सी ट्रेन चलेगी, ये डिसीजन मेकिंग प्रिविलेज अभी भी अल्टीमेटली किसके हाथों में होना चाहिए? गवर्नमेंट के हाथों में। तो ये आप अपना एक अप्रोच इस पे डेवलप कर सकते हो। बहरहाल ये एलपीजी पॉलिसी का पहला कंपोनेंट था जिसको हम लिबरलाइजेशन के नाम से पढ़ते हैं। अब हेडिंग देंगे प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण। प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण, और इसमें आप लिखेंगे वर्ष 1990 तक वर्ष 1990 तक भारत के औद्योगिक क्षेत्र में भारत के औद्योगिक क्षेत्र में भारत के औद्योगिक क्षेत्र में सरकारी उपक्रमों की एक व्यापक हिस्सेदारी सरकारी उपक्रमों की एक व्यापक हिस्सेदारी का दौर बना रहा। फुल स्टॉप। निजीकरण की रणनीति के तहत 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 सरकारी उपक्रमों के परिचालन में, सरकारी उपक्रम समझ पा रहे हो? पीएसयू जो कहते हैं, जो मतलब जिस सरकारी उपक्रम का मतलब ऐसे उद्योग जिनकी कुल पूंजी में 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी गवर्नमेंट की हो, उन्हें हम सरकारी उपक्रम कहते हैं। और जिसकी 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी होगी, हम कह सकते हैं कि उस उद्यम के बारे में किसी भी निर्णायक प्रक्रिया में भी बड़ी हिस्सेदारी कौन निभाएगा? जिसकी 50% से अधिक की हिस्सेदारी है, यानी सरकार। तो लिखेंगे निजीकरण की रणनीति के तहत सरकारी उपक्रमों के परिचालन में 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 निजी तत्वों की भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास किया गया निजी तत्वों की भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास किया गया निजी तत्वों की भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास किया गया। यह प्रयास निम्नलिखित तीन अलग अलग तरीकों से किया गया है। और कैसे किया गया, तो ये जो मैं लिख रहा हूं ऐसे आप लिखते जाओ। ये समझ रहे हो ना? हाँ, सरकारी उपक्रम के लिए ही शब्द लिख रहा हूं। देखिए, ये तीन अलग अलग रास्ते हैं जिनको अपनाकर, तीनों में से किसी एक ना एक रास्ते को अपनाकर सरकार एक पीएसयू उपकरण में किसकी भागीदारी को बढ़ाती है? निजी तत्वों की भागीदारी को बढ़ाती है। और ध्यान में रखिएगा, ये कैसी भागीदारी की बात मैं कर रहा हूं, तो ये भागीदारी है निर्णायक प्रक्रिया में भागीदारी। अब इन तीन अलग अलग रास्तों का मतलब क्या है?
विनिवेशीकरण जो आपने लिखा है, ये विनिवेशीकरण का मतलब क्या है, तो आप लोग लिखते जाएंगे इन शब्दों का मतलब। सरकार द्वारा सरकार द्वारा सरकार द्वारा निजी तत्व को अपने पीएसयू का शेयर बेचकर, या बेचना लिख लीजिए। तो सरकार अगर अपना शेयर बेचेगी किसी एक प्राइवेट प्लेयर को, तो इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, विनिवेशीकरण। सरकार द्वारा निजी तत्व को अपने पीएसयू का शेयर बेचना। देखिए, विनिवेशीकरण शब्द को और भी एक तरीके से याद रखना। आप लोग एक शब्द पढ़े हो, निवेश। निवेश का मतलब क्या होता है, पूंजी का निर्माण करना, पूंजी का निर्माण करना। तो सरकार ने अपनी जो पूंजी बनाई है, उसी शेयर भी क्या है, पूंजी ही तो है ना सरकार का। तो उस शेयर को जब सरकार बेचना शुरू कर देगी, इसका मतलब क्या है कि जो पूंजी का निर्माण सरकार ने किया था, सरकार अब अपने उस पूंजी को गंवा रही है। तो जब पूंजी का निर्माण सरकार ने किया, तो उसको हमने निवेश नाम दिया था। और उस निवेश का ठीक अपोजिट, विलोम शब्द आपसे कोई पूछे तो क्या कहोगे, विनिवेश, यानी कि पूंजी को बेचना, पूंजी को त्यागना। अब सरकार की ही बात मैं क्यों कर रहा हूं कि सरकार पूंजी बेचेगी तो विनिवेश कहेंगे। विनिवेश का शब्द केवल सरकार के लिए ही नहीं प्रयोग होगा, आप भी अपनी किसी पूंजी को किसी के हाथों में बेचेंगे तो कहा जाएगा कि आपने क्या किया, विनिवेश किया। जैसे मान लो कि आपका कोई जमीन है, उसे आपने किसी के हाथों में बेच दिया, या आपके पास किसी कंपनी का शेयर था, उसे आपने बेच दिया, तो आपके लिए भी यही शब्द प्रयोग होगा कि आपने विनिवेश किया है। यहां पे सरकार शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर हम बात कर किसकी रहे हैं, पीएसयू की। यानी कि पीएसयू में जो आप कह सकते हो कि जो शेयर होल्डिंग पावर है वो किसके हाथों में रहा होगा, तभी तो उसको पीएसयू कह रहे हैं ना। तो जब पीएसयू में शेयर को बेचने की बात आएगी, तो ये शेयर बेचने का काम कौन कर रहा होगा, गवर्नमेंट। किसको, प्राइवेट प्लेयर को या निजी तत्व को। क्लियर हुआ टर्म। दूसरा जो तरीका है वो है निजीकरण। पीएसयू का विनिवेशीकरण का मतलब था कि शेयर बेचना। अब सरकार अपना 0.1% भी शेयर अगर बेचेगी, तो भी उस प्रोसेस को क्या नाम दोगे, विनिवेशीकरण। निजीकरण का क्या मतलब है, लिखो। सरकार द्वारा पीएसयू का अधिकांशतः शेयर, अधिकांशतः शेयर का मतलब हुआ 50% से अधिक, निजी तत्व को बेचना, निजी तत्व को बेचना, 50% से अधिक शेयर को निजी तत्व को बेचना। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जब सरकार 50% से ज्यादा शेयर बेच देगी, तो अब उस उपक्रम को क्या सरकारी उपक्रम कहेंगे, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो गई। क्यों माइनॉरिटी में कह रहा हूं, क्योंकि 50% से अधिक शेयर बेचा जा चुका है। तो जैसे ही ये काम सरकार करेगी, तो इस काम को करने के बाद जो उपक्रम है, उसे सरकारी की बजाय अब कैसा उपक्रम कहा जाना चाहिए, निजी उपक्रम या प्राइवेट एंटरप्राइज। जैसा कि अगर आप हाल फिलहाल के दौर का उदाहरण लो, तो अभी सरकार ने एयर एशिया को बेचा है, एयर इंडिया को, सॉरी, टाटा के हाथों में। तो आप क्या कहोगे कि गवर्नमेंट ने एयर इंडिया का क्या किया, निजीकरण किया है। विनिवेशीकरण शब्द नहीं प्रयोग करोगे। विनिवेशीकरण तब तक शब्द प्रयोग करोगे जब तक कि सरकार अपना 50% से अधिक का शेयर होल्डिंग खुद मेंटेन की हुई हो। मान लो 80% का शेयर सरकार के पास है किसी पीएसयू का, और सरकार ने 80 में से 10% शेयर केवल बेचा, अभी भी सरकार 70% शेयर खुद अपने हाथों में रखी है, तो वो जो 10% शेयर बेचा गया है, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करोगे, विनिवेशीकरण। आप कब कहेंगे कि पीएसयू का निजीकरण कर दिया गया, जब सरकार शेयर बेचते हुए खुद अपने शेयर को 50% से कम के लेवल पे लेते हैं, तब हम कहेंगे कि पीएसयू का क्या हुआ, निजीकरण हो गया। और जैसे ही निजीकरण होगा, अब उसे हम पीएसयू नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, निजी उपक्रम या प्राइवेट एंटरप्राइज। एक तीसरी रणनीति भी सरकारों के द्वारा अपनाई गई है निजी तत्वों की पीएसयू में भागीदारी को बढ़ाने के लिए, और उस तीसरी रणनीति का नाम जैसा आप देख पा रहे हैं, रणनीतिक विनिवेशीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। लिखेंगे, यह रणनीति वर्ष 1996 में जीवी रामकृष्णन समिति के द्वारा प्रस्तावित की गई, जीवी रामकृष्णन समिति के द्वारा प्रस्तावित की गई, जीवी रामकृष्णन समिति के द्वारा प्रस्तावित की गई। इस रणनीति के तहत सरकार द्वारा अपने किसी पीएसयू का 75% शेयर निजी तत्व को बेचते या सौंपते हुए, निजी तत्व को बेचते या सौंपते हुए, निजी तत्व को बेचते या सौंपते हुए प्रबंधन का अधिकार भी निजी तत्व को सौंप दिया जाता है। मतलब कि आप कह सकते हो कि निजी तत्वों की भागीदारी को बढ़ाने का जो सबसे हाईएस्ट लेवल है, वो कौन सी रणनीति होती है, रणनीतिक विनिवेशीकरण। पीएसयू का क्या कर देना, रणनीतिक विनिवेशीकरण कर देना। आप चाहो अगर इसका उदाहरण लिखना चाहो, तो अभी सरकार ने जो एक फैसला लिया है, चाहो तो लिख लो उदाहरण। केंद्र सरकार द्वारा बीपीसीएल, नाम सुने होंगे, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल
के रणनीतिक विनिवेशीकरण का बीपीसीएल के रणनीतिक विनिवेशीकरण का फैसला बीपीसीएल के रणनीतिक विनिवेशीकरण का फैसला लिया गया है। बीपीसीएल के रणनीतिक विनिवेशीकरण का फैसला लिया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये तीन अलग अलग रास्ते हैं, जिनमें से किस रास्ते पर चलना है ये कौन तय करेगा? गवर्नमेंट तय करेगी, क्योंकि पीएसयू में ऑनरशिप किसके हाथों में है? सरकार के हाथों में। लेकिन इन तीनों रास्तों का डेस्टिनेशन पॉइंट सेम है, गंतव्य स्थान एक ही है। वो क्या है? निजी तत्वों की भागीदारी को बढ़ाना। किस हद तक बढ़ाया जाए, किस रूप में बढ़ाया जाए, इसको लेकर ये तीन अलग अलग रास्तों की हम बात करते हैं, विनिवेशीकरण, निजीकरण और रणनीतिक विनिवेशीकरण। प्रश्न ये उठता है कि पीएसयू का या पीएसयू के परिचालन में निजी तत्वों की भागीदारी को बढ़ाने की रणनीति, जिसको निजीकरण की रणनीति कहा जाता है, उसको क्यों सरकार ने शुरू किया? यानी कि उस रणनीति को सरकार कैसे जस्टिफाई करते आ रही है, इसको लेकर कुछ तर्क भी हम लिख लेंगे। लिखिए, पीएसयू, मैं जानबूझ के छोटा टर्म लिख रहा हूं, पीएसयू आप सरकारी उपक्रम लिखेंगे एग्जाम में। पीएसयू के परिचालन में सरकारी उपक्रमों पीएसयू के परिचालन में निजी तत्वों की भागीदारी को बढ़ाने, पीएसयू के परिचालन में निजी तत्वों की भागीदारी को बढ़ाने के समर्थन में तर्क, और उसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, निजी तत्वों की भागीदारी के फलस्वरूप कमजोर पीएसयू के परिचालन की गुणवत्ता में सुधार होगा। कमजोर पीएसयू के परिचालन की गुणवत्ता में सुधार होगा। क्योंकि निजी तत्व उद्यम के परिचालन में बेहतर तकनीकी एवं कौशल प्रबंधन को प्रस्तावित करेंगे। समझ पा रहे हो इसका क्या मतलब है? जब किसी प्राइवेट प्लेयर की भागीदारी बढ़ेगी, पीएसयू का शेयर जब प्राइवेट प्लेयर खरीदेगा, तो प्राइवेट प्लेयर अपने लाभ को बढ़ाने के लालच से उस उद्यम के परिचालन में बेहतर स्किल को इंट्रोड्यूस करेगा, ताकि जो एफिशिएंसी है वो क्या हो सके, बढ़ सके, और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी फिर अल्टीमेटली क्या हो, बढ़े। तो ये तो पहला तर्क है। दूसरा तर्क लिखिए, पीएसयू के विनिवेशीकरण या निजीकरण के फलस्वरूप प्राप्त धनराशि राजस्व का प्रयोग करके सरकार अपने जन कल्याणकारी उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर पाएगी। तीसरा पॉइंट, पीएसयू के विनिवेशीकरण या निजीकरण से प्राप्त के फलस्वरूप सरकार की वित्तीय स्थिति में या वित्तीय प्रदर्शन में भी सुधार सुनिश्चित होगा। इसका मतलब समझ पा रहे हो? वित्तीय प्रदर्शन का मतलब हुआ घाटा। तो जब सरकार की आमदनी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है घाटा सरकार का क्या होगा, कम होगा। एक और जस्टिफिकेशन लिखिए जरा, चौथा पॉइंट, हाँ, जीडीपी ग्रोथ तो तब तक नहीं होगा ना जब तक कि उत्पादन ना बढ़े। यहाँ पे घाटा एक अलग शब्द है। घाटा का मतलब है कि सरकार का खर्च और सरकार के आमदनी के बीच का अंतर। जीडीपी सरकार की नहीं होती है, जीडीपी पूरे देश की होती है, पहली चीज। और जीडीपी तो तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे हम सरकार के घाटे की बात कर रहे हैं कि सरकार को जब आमदनी मिलेगी तो सरकार का घाटा कम होगा। जीडीपी का विषय पूरी तरीके से एक अलग विषय है। जीडीपी सरकार की नहीं पड़ती है ना, जीडीपी सरकार की नहीं होती है, जीडीपी किसकी होती है, पूरे देश की होती है, वो एक अलग मुद्दा है। देखिए, ये सब तो तर्क शुरू से दिए जाते रहे कि क्यों निजी तत्वों की भागीदारी को बढ़ाया जाए पीएसयूज में। इसके साथ साथ सरकार की राजनीतिक विचारधारा भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि सरकार क्या निजी तत्वों का पार्टिसिपेशन बढ़ाए या कम करे। एग्जांपल के तौर पे समाजवाद की व्यवस्था पर कार्य करना, ये सरकार का क्या है, राजनीतिक एक निर्णय ही है कि 1990 तक की सरकारों का जो राजनीतिक आधार बना रहा वो समाजवाद की व्यवस्था बनी रही, और उसके आधार पर पीएसयू कल्चर जो था वो फैला भारत में। लेकिन जब दूसरी सरकारों ने निजी तत्वों की भागीदारी को बढ़ाने पर काम करना शुरू किया, और आप पाएंगे कि ये काम अलग अलग समय की सरकारों में अलग अलग स्तर पे हुआ है।
और इसीलिए ये कहा जाता है कि, या आप ये पाएंगे कि पीएसयूज में निजी तत्वों की भागीदारी का बढ़ना, इसको लेकर भारत में अलग अलग दौर में अलग अलग तरीके की परिस्थितियां आप पाओगे। जैसे जैसे सरकारें बदली, बदलती हुई सरकारों की राजनीतिक विचारधारा उसने ये तय किया कि निजी तत्वों की भागीदारी क्या बढ़े या घटे या उतने पे ही रोक दिया जाए। एलपीसी पॉलिसी के तहत निजीकरण की रणनीति को लागू करना ये क्या था? सरकार का ही तो निर्णय था ना। तो ये सरकार के निर्णय का मतलब सरकार का एक राजनीतिक निर्णय माना जा सकता है। आप पाएंगे कि 1999 से 2004 के बीच की जो सरकार थी, उस दौर में पीएसयू उपक्रमों में निजी तत्वों की भागीदारी को बढ़ाने का जो प्रोसेस था वो सबसे अपने चरमोत्कर्ष पे था। यानी कई सारे पीएसयूज का सरकार ने क्या किया? विनिवेशीकरण किया, निजीकरण किया। ये कल्चर बड़े पैमाने पे किस दौर में पाओगे? 99 से 2004। हालांकि सुझाव तो 1991 में ही आ चुका था एलपीजी पॉलिसी में, लेकिन आप क्या पाएंगे कि 91 से लेकर 1996-97 तक कोई बहुत ठोस कार्य नहीं हुआ इस विषय पर। बड़े स्तर पे कार्य होना शुरू हुआ 99 से 2004 के बीच। और आप पाएंगे कि उस 5 सालों में कई ऐसे सरकारी उपक्रमों का भी निजीकरण किया गया जिनकी स्थिति कमजोर नहीं थी। पहला जस्टिफिकेशन वही क्यों ना कि कमजोर उपक्रम है तो प्राइवेट में रहेगा तो उसकी स्थिति क्या होगी? सुधरेगी। लॉजिक तो फिर ये कहता है कि जो उपक्रम कमजोर है उसका फिर निजीकरण करो। लेकिन आप पाएंगे कि 1999 से 2004 के बीच की जो सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट, उसमें कई ऐसे सरकारी उपक्रमों का भी निजीकरण हुआ जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे। मारुति उद्योग, आईटीसी अशोकन, आईटीसी मौर्य होटल, जो आईटीसी अशोका होटल जो प्राइवेट होटल माना जाता है, ये पहले सरकारी उपक्रम हुआ करता था। तो ये कार्य किया गया। 1999 की सरकार ने उपक्रमों के विनिवेशीकरण के विषय पर एक मंत्रालय भी गठित किया, जिसको विनिवेशीकरण मंत्रालय हम कहते हैं। अरुण शौरी जिसके हेड हुआ करते थे। जैसे ही सरकार बदली 2004 में, समझ पा रहे हो, सरकार बदली, एनडीए से हटके फिर मनमोहन सिंह की सब सरकार आई। हालांकि कभी नाम भूल के भी मत देखना, समझाने के लिए मैं बस इस शब्द प्रयोग कर रहा हूं। जब मनमोहन सिंह की सरकार आई, यानी कि जब राजनीतिक व्यवस्था बदली भारत की सरकार की, तो आप देखेंगे कि 2004 से लेकर 2014 तक निजीकरण, विनिवेशीकरण का ये प्रोसेस जो था, फिर से ठंडे बस्ते में चला गया। कोई बहुत ठोस इस पे कार्य आप नहीं पाओगे। फिर से 2014 में सरकार बदली, जो अभी तक मोरलेस बनी हुई है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही सरकार बदली, फिर से निजीकरण का विषय चर्चा का विषय बन चुका है। और इन बीते हुए लगभग 9 सालों में आप कई ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो जो ये पुख्ता करते हैं कि निजीकरण या विनिवेशीकरण का विषय मौजूदा समय की सरकार का एक प्रमुख नीतिगत विषय है। कैसे सबूत इसको पुख्ता करोगे? अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, एयर इंडिया का निजीकरण किया गया, एलआईसी का निजीकरण का प्रोसेस चल ही रहा है, बीपीसीएल के रणनीतिक विनिवेशीकरण का लक्ष्य रख ही लिया गया, लिखे हो ना। खनीज भारत निगम लिमिटेड का भी निजीकरण करने का फैसला सरकार ने आरक्षित कर दिया है। कुछ गिने चुने सरकारी बैंकों को भी निजीकरण करने पर सरकार काम कर रही है। और 2014 से लेकर 2023 तक हर साल का बजट उठा के देखना, हर साल के बजट में सरकार लक्ष्य रखती है कि अगले एक साल में कितना हमें कमाना है, किस तरीके से उपक्रमों का विनिवेशीकरण करके कितना राजस्व हमें अर्जित करना है। इसका हर साल आपको लक्ष्य मिलेगा। 2014 से शुरू करिए और कब तक आइए? 2023 तक। ये क्रोनोलॉजी आपको क्या बता रहा है? ये क्रोनोलॉजी आपको ये बता रहा है कि पूरी तरीके से ये जो विषय हम पढ़ रहे हैं, उपक्रमों का निजीकरण, ये विषय पूरी तरीके से सरकार के अपने राजनीतिक विचारधारा और सरकार के अपने राजनीतिक उद्देश्यों पर निर्भर करता है कि इस विषय पर सरकार क्या रणनीति अपनाए। फाइन। तो बीते 10 सालों में सरकार ने जो तमाम ऐसे निर्णय लिए हैं निजीकरण या विनिवेशीकरण के, उन निर्णयों को लेकर विपक्षी दलों ने कई सारे ऑब्जेक्शंस भी रेज किए हैं कि सरकार बड़े पैमाने पर ये सरकारी उपक्रमों का कल्चर खत्म कर रही है, ये तरीका सही नहीं है। विपक्षी दलों का अपना ये एक क्रिटिसिज्म रहा है। उन सारे क्रिटिसिज्म को डिफेंड करने के लिए और जो ये काम कर रही है सरकार, विनिवेशीकरण या निजीकरण, किसका? पीएसयूज का, उसको सही ठहराने के लिए एक काफी नए तरीके का जस्टिफिकेशन भी सरकार ने देना शुरू किया है। और वो नया जस्टिफिकेशन, उसकी लाइन बहुत फैसिनेटिंग है। लाइन ये है, इंग्लिश में अगर मैं इसको लिखूं तो देखो, ये बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट टू डू बिजनेस। समझ में आ रहा है कुछ? सरकार का व्यवसाय व्यवसाय करना नहीं है। सरकार का व्यवसाय क्या है? निजी तत्वों को व्यवसाय करने के लिए बेहतर जो माहौल चाहिए वो माहौल दे सरकार, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। निवेश करने के लिए उनको ऋण की सुविधा चाहिए वो उपलब्ध कराए सरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे दे। व्यवसाय यानी कि आर्थिक गतिविधि करने का काम ये सरकार का काम नहीं है, ये किसका कार्य है? निजी तत्वों का। तो ये जस्टिफिकेशन भी आप एक जस्टिफिकेशन मान सकते हो। लिखो ये चौथा पॉइंट या पांचवा जो भी है। हाल के दिनों में सरकार द्वारा निजीकरण एवं विनिवेशीकरण संबंधी कार्यों को सत्यापित करने हेतु यह तर्क दिया गया है कि सरकार का, अब ये जो आगे लिखना उसको क्यूट अनक्यूट में लिख लेना, तर्क दिया गया है कि, अब क्यूट में लिखना शुरू करो। सरकार का व्यवसाय व्यवसाय करना नहीं है। ये आपके निबंध का भी एक शीर्षक हो सकता है। सरकार का व्यवसाय व्यवसाय करना नहीं है। व्यवसाय करना नहीं है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए जरा। मौजूदा दौर की सरकार के संदर्भ में निजीकरण एवं विनिवेशीकरण का विषय पुनः एक प्रमुख नीतिगत विषय के रूप में उभरा है। इसे निम्न बिंदुओं के आधार पर सत्यापित किया जा सकता है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर
इसे निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर सत्यापित किया जा सकता है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर सत्यापित किया जा सकता है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर सत्यापित किया जा सकता है। डैश करके पहला पॉइंट, वर्ष 2014 से प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा वर्ष 2014 से प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता रहा है। राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता रहा है। वर्ष 2023-24 हेतु वर्ष 2023-24 हेतु यह निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2023-24 हेतु यह निर्धारित लक्ष्य 51,000 करोड़ रुपए का है। 51,000 करोड़ रुपए का है। सेकंड पॉइंट, वर्ष 2016 में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत वर्ष 2016 में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत विनिवेशीकरण विभाग डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट कार्यरत विनिवेशीकरण विभाग डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट का नाम परिवर्तित करके विनिवेशीकरण विभाग का नाम परिवर्तित करके दीपम रखा गया। और दीपम का फुल फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लिख सकते हैं। देखो, इसमें एक इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, वो आप चाहो तो कहीं एक्स्ट्रा कॉर्नर वगैरह में कहीं लिख लेना। दो जानकारियां मैं दे रहा हूं बीते हुए समय की जो इसी से संबंधित है। 1999 में विनिवेशीकरण मंत्रालय को गठित किया गया। आपको भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। 2004 में जब नई सरकार बनी तो उसने इस मंत्रालय का दर्जा छीनकर इसको एक विभाग का दर्जा दे दिया वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, और तब से यही व्यवस्था अभी तक चली आ रही है। 2004 में विनिवेशीकरण मंत्रालय को विभाग का दर्जा दिया गया। किस मंत्रालय के अंतर्गत? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। अभी भी यही व्यवस्था है। फर्क सिर्फ इतना है कि 2016 में विभाग का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? दीपक। ठीक है, और इसी से संबंधित एक जानकारी और लिख सकते हो कि 2005 में, ये बस ऐसे ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। 2005 में सरकार ने एक फंड को गठित किया, फंड स्थापित किया, कोष, जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय निवेश कोष। इसको मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा इसको विकिपीडिया से पढ़ लेना इस फंड के बारे में, और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो पढ़ना लिख लेना। मैं मौखिक रूप से फिर भी बता दे रहा हूं ये कोष क्यों स्थापित हुआ। ये डिसीजन लिया गया कि पिछले समय में सरकारी उपक्रमों का जो भी विनिवेशीकरण हुआ है 1999 या उसके पहले से लेकर 2004 तक, उस पूरे विनिवेशीकरण से जितना भी पैसा इकट्ठा किया है सरकार ने, बीते पिछली सरकारों ने, उन सारे धनराशि को एक स्पेशल फंड में मेंटेन किया जाएगा। यह फैसला 2004 की नई सरकार ने लिया, और फिर वो फंड बनाया गया 2005 में, जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय निवेश कोष। इस फंड में जो भी धनराशि मेंटेन की जाती है, पहली बात की वो धनराशि होती क्या है, कहां से आती है? सरकारी उपक्रमों का विनिवेशीकरण या निजीकरण करने से जो राजस्व प्राप्त होता है, वही राजस्व मेंटेन होता है किस फंड में? राष्ट्रीय निवेश कोष में। आज भी ये फंड बना हुआ है, इंडिया में काम करता है, ऑपरेशनल है। और इस फंड में जो भी धनराशि होगी उसका यूज या प्रयोग किस काम में किया जाएगा? केवल एक काम में। वो क्या है? कमजोर पड़े सरकारी उपक्रम को सुधारने के लिए, उसकी स्थिति को बेहतर करने के लिए इस कोष की धनराशि का प्रयोग होता है। मौखिक रूप से मैंने बातें बताई, विकिपीडिया से थोड़ा जरूर पढ़ लेना और इंफॉर्मेशन लिख लेना कॉपी में। प्रीलिम्स ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन ये हो सकती है। अगला पॉइंट लिखिए, दीपक का पॉइंट दूसरा था, तीसरा पॉइंट लिखेंगे। केंद्र सरकार ने देश के कई प्रमुख केंद्रीय सरकारी उपक्रमों देश के कई प्रमुख केंद्रीय सरकारी उपक्रमों केंद्रीय सरकारी उपक्रमों का निजीकरण करने का फैसला लिया। और इसमें अब आप एग्जांपल लिख सकते हो, ऑलरेडी मैं लिखवा चुका हूं, एयर इंडिया, एलआईसी इत्यादि, जो भी आप लिखना चाहो। ये कुछ प्रयास। इसमें एक बहुत नई चीज आपके सामने रख रहा हूं, शायद वो चीज आप किसी बुक में पाओ या ना। सरकारी उपक्रमों के या जो देखो, सरकारी उपक्रम जो है वो सरकार के लिए संपत्ति ही मानी जाएगी ना, तो उसको सरकारी संपत्ति भी कह सकते हो एक तरीके से। तो सरकार अपने उपक्रमों या संपत्तियों का जो निजीकरण या विनिवेशीकरण करती आई है, इस निजीकरण या विनिवेशीकरण को हम आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? कि सरकार अपनी संपत्तियों को बेच रही है। किसके हाथों में? प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में। 2-3 साल पहले आप लोगों ने शायद ये न्यूज सुनी होगी कि गवर्नमेंट कई अपने रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स को भी बेच रही है निजी तत्वों के हाथ में। आम पब्लिक में ये चर्चा काफी जोर शोर से थी। लखनऊ एयरपोर्ट बेच दिया गया, अहमदाबाद एयरपोर्ट बेच दिया गया, और भी कई एयरपोर्ट्स बेच दिए गए। भोपाल के पास में एक रेलवे स्टेशन है, फॉरगेटिंग द नेम, हबीब नगर, उस रेलवे स्टेशन को बेच दिया गया। गांधीनगर रेलवे स्टेशन को सरकार बेच रही है, पता नहीं खरीदने वाला कौन है बट
बेचा जा रहा है। बेसिकली गवर्नमेंट इन सारी संपत्तियों को बेच नहीं रही थी। आप अगर देखेंगे तो पाएंगे कि इन्हें कुछ समय के लिए लीज पर दिया जा रहा था, दिया गया है, जा रहा था, वास्तविक में दिया गया है, चाहे उसमें लखनऊ एयरपोर्ट और 5 एयरपोर्ट्स हो भारत के, या कई सारे रेलवे स्टेशन भी हो, जैसे जिसमें गांधीनगर भी शामिल है। लीज पर देने का ये जो नया कल्चर सरकार, हालांकि बिल्कुल नया कल्चर तो नहीं है, लेकिन इस कल्चर को भी प्रमुखता से सरकार ने अपनाया है बीते 5-6 सालों में। इस नए कल्चर को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि सरकार अपने किसी संपत्ति पर जो अपना सरकार का स्वामित्व है, ऑनरशिप, उसको बिना गंवाए हुए उसकी आर्थिक स्थिति को, उसकी गुणवत्ता को और बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। किसका सहयोग लेकर? प्राइवेट प्लेयर्स का सहयोग लेकर। लेकिन पिछले जो कार्य किए गए, जो पढ़ रहे हो, उन कार्यों में और ये जो लीज पर देने की प्रैक्टिस है, इसमें सबसे बड़ा फर्क कोई पूछे तो क्या बताओगे? निजीकरण या विनिवेशीकरण में बेचा जा रहा है, ऑनरशिप सरकार क्या कर रही है? गंवा रही है। जब शेयर बेच दिया गया तो ऑनरशिप किसके हाथ में चला गया? लेकिन लीज पर देने का मतलब बेचना नहीं होता है। लीज पर देने का मतलब नहीं समझ में आया तो आम बोलचाल की भाषा में समझो, किराए पर देना, दैट्स ऑल। हां, पट्टे पर, उसको भी और आसानी से समझो, जैसे किराए पे लोग देते हैं ना, पट्टा शब्द लंबे समय के लिए यूज होता है। लीज शब्द में जो, जैसे किराया जो है वो हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं, लीज या पट्टा जो है उसका, उसमें हम लंबे समय की बात करते हैं, कई कई सालों के लिए। तो सरकार ने अपने कई सारे संपत्तियों को लीज पर दिया है और हाँ, हेरिटेज, कई प्राइवेट प्लेयर्स को उसका कस्टोडियन बनाने का एक नया कल्चर शुरू हुआ है। तो ये जो लीज पर देने का कल्चर है, इसको आप कैसे जोड़ सकते हो इस विषय से जो आप पढ़ रहे हो? इस नए प्रोसेस को सरकार ने नाम दिया है संपत्ति मौद्रिकीकरण, एसेट मोनेटाइजेशन। मुझे लगता है कि अगर आपसे कुछ मेंस में पूछा गया इस मुद्दे को लेकर, तो निजीकरण विनिवेशीकरण के बारे में बहुत प्रश्न पूछे जा चुके हैं। संपत्ति मौद्रिकीकरण का विषय जो इसी से मिलता जुलता विषय है, उस पर आपसे आपकी कुछ ओपिनियन या राय ली जा सकती है। तो जरा हम संपत्ति मौद्रिकीकरण के बारे में कुछ लिखते हैं। हेडिंग मतलब उसमें अगला पॉइंट लिखो। कितने पॉइंट लिखे थे? 3। चौथा लिखो, बीते कुछ वर्षों से बीते कुछ वर्षों से बीते कुछ वर्षों से बीते कुछ वर्षों से सरकार द्वारा संपत्ति मौद्रिकीकरण संपत्ति मौद्रिकीकरण एवं संपत्ति मौद्रिकीकरण एवं संपत्ति मौद्रिकीकरण नामक एक वैकल्पिक संपत्ति मौद्रिकीकरण नामक व्यवस्था एक वैकल्पिक व्यवस्था पर कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत सरकार अपने संपत्तियों पर के सरकार अपने संपत्तियों पर के स्वामित्व को बिना गंवाए हुए संपत्तियों पर के स्वामित्व को बिना गंवाए हुए उनमें छिपे हुए लाभ बिना गंवाए हुए उनमें छिपे हुए लाभ को बिना गंवाए हुए उनमें छिपे हुए लाभ को बिना गंवाए हुए उनमें छिपे हुए लाभ को या मौद्रिक क्षमता को, छिपे हुए लाभ को या मौद्रिक क्षमता को भुनाने का प्रयास करती है। मौके को भुनाना होता है ना, क्षमता को भुनाने का प्रयास करती है। एक ध्यान रखा करो, जब मैं कुछ लिखवाया करूं तो प्लीज मुझे कंप्लीट कर लेना, तो ठीक है? इसमें स्टेटमेंट का फॉर्मेशन करता है मेरा। एक बार फिर से रिपीट करना, स्टेटमेंट कर लेना। भुनाने का प्रयास करती है, फुल स्टॉप। इस दिशा में निम्नलिखित प्रयास इस दिशा में निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं। और डैश करके पहला पॉइंट। अब बोलो क्या क्वेश्चन था तुम्हारा? हाँ? क्या? हाँ। बहुत सारे आउटपुट हैं। स्वाभाविक सी बात है कि इनकम आएगी तो सरकार की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, तो घाटे में कमी आने के चांसेस हैं। ये भी कह सकते हो कि सरकार अपने संपत्तियों की गुणवत्ता को बेहतर भी बना पाएगी इस प्रक्रिया के जरिए, निजी तत्वों का सहयोग लेकर। ये भी फायदा है। आप ध्यान में रखिएगा, संपत्ति मौद्रिकीकरण का फायदा आपसे पूछा जाए तो वही जो बातें लिखे हो निजीकरण की, उन्हीं को दोहराओगे। बस फर्क क्या है? निजीकरण और वैश्वीकरण में संपत्ति को सरकार त्याग रही है, अपने स्वामित्व को त्याग रही है संपत्ति पर से। इस काम में स्वामित्व को गवर्नमेंट डेडिकेट नहीं कर रही है। फाइन, लिखिए। केंद्र सरकार द्वारा देश के 6 विभिन्न हवाई अड्डों को निजी तत्वों के हाथों में लीज या पट्टे पर सौंपा गया। दूसरा पॉइंट, 2021 के बजट में 2021-21 के बजट में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय मौद्रिकीकरण पाइपलाइन, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन परियोजना घोषित की गई। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन परियोजना घोषित की गई, जिसका उद्देश्य संपत्ति मौद्रिकीकरण या एसेट मोनेटाइजेशन
संपत्ति मौद्रिकीकरण या एसेट मोनेटाइजेशन, संपत्ति मौद्रिकीकरण या एसेट मोनेटाइजेशन के जरिए, संपत्ति मौद्रिकीकरण या एसेट मोनेटाइजेशन के जरिए, मोनेटाइजेशन MONETAISET, हाँ, एसेट ASSET, एसेट संपत्ति का इंग्लिश टर्म, एसेट मोनेटाइजेशन के जरिए बेहतर होगा कि आप इससे बचें। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों से ये अपनी अपेक्षा यही होती है कि आप बचें। फिर भी अगर आप किसी टेक्निकल टर्म का हिंदी मतलब नहीं जान पा रहे हो तो आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन या इंग्लिश वर्जन लिख सकते हो, अगर कोई विकल्प आपको नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप ये पूछना चाहते हो कि हिंदी भी लिखे और उसका इंग्लिश टर्म भी लिखे, ये क्वेश्चन था ना, मत करो, क्योंकि इससे सब आपका स्पेस फिर बर्बाद होगा। ठीक है, क्योंकि क्लासरूम क्लास नोट है, इसलिए मैं दोनों शब्द लिखवा दे रहा हूं ताकि आपको पता हो। आंसर कॉपी में आप हिंदी शब्द का ही जिक्र करें, इंग्लिश उसका ट्रांसलेशन वर्जन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। जिसका एक सेकंड के जरिए वर्ष 2025 तक, वर्ष 2025 तक 6 लाख करोड़ रुपए की आय को, वर्ष 2025 तक 6 लाख करोड़ रुपए की आय को अर्जित करने का, 6 लाख करोड़ रुपए की आय को अर्जित करने का लक्ष्य, 6 लाख करोड़ रुपए की आय को अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है। 6 लाख करोड़ रुपए की आय को अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला पॉइंट लिखिए, वर्ष 2022 के दौरान, वर्ष 2022 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय भूमि मौद्रिकीकरण कॉर्पोरेशन, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय भूमि मौद्रिकीकरण कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय भूमि मौद्रिकीकरण कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय भूमि मौद्रिकीकरण कॉर्पोरेशन नामक मंच को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया या गठित किया गया, नामक मंच को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत गठित किया गया, नामक मंच को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत गठित किया गया। यह मंच केंद्र सरकार एवं विभिन्न केंद्रीय सरकारी उपक्रमों, केंद्र सरकार एवं विभिन्न केंद्रीय सरकारी उपक्रमों के स्वामित्व की, विभिन्न केंद्रीय सरकारी उपक्रमों के स्वामित्व की खाली पड़ी जमीन, खाली पड़ी जमीन के मौद्रिकीकरण का सुझाव, खाली पड़ी जमीन के मौद्रिकीकरण का सुझाव प्रदान करने का कार्य करेगी, सुझाव प्रदान करने का कार्य करेगी। ध्यान में रखना कि डिसीजन लेने का पावर नहीं है इसे, केवल और केवल क्या है, सुझाव देने का काम है। पिछले साल ही इसे गठित किया गया है। आप देखते होंगे आज भी ये स्थिति है। आप कैंटोनमेंट एरिया में चले जाओ तो देखोगे कि डिफेंस मिनिस्ट्री की कई सारी बहुत बड़ी आकार में जमीनें ऐसे ही खाली पड़ी हुई है, क्योंकि वो डिफेंस एरिया है तो उसका कोई यूज भी नहीं कर सकता। डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए भी अभी अगले 10 सालों तक उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो क्या है, घना जंगल है, ऐसे ही वो खाली पड़ी हुई जमीन है। आप रेलवे ट्रैक के आजू बाजू में भी देखेंगे तो बहुत बड़े आकार में जमीनें खाली पड़ी हुई है, जिसका अगले 10 सालों तक अगर इवैल्यूएशन किया जाए तो अगले 10 से 15 सालों तक कोई यूज होना संभव नहीं है। तो अब चूंकि जमीन है तो संपत्ति तो सरकार की है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, तो उससे जो लाभ मिलना चाहिए उसकी गुंजाइश भी क्या है। जब तक संपत्ति का वाणिज्यिक प्रयोग नहीं करोगे तब तक कैसे लाभ मिलेगा। तो ये एक संस्था मंच स्थापित किया है गवर्नमेंट ने, जो कि सुझाव देगा अलग अलग मंत्रालयों को कि आपकी जो खाली पड़ी जमीनें हैं उसका कैसे यूज करो, कि ताकि उससे आपको कुछ एक अर्निंग मिलती रहे, भले उसका स्वामित्व आप मत गवाओ। जैसे इसका एक एग्जांपल क्या हो सकता है कि मान लो कि दिल्ली के किसी एक इलाके में कैंटोनमेंट डिफेंस मिनिस्ट्री की जमीन है, लेट्स से कि वो 12 एकड़ की जमीन है। उस जमीन का प्रयोग क्या हो सकता है अगले 20 सालों तक, उसको लेकर समीक्षा की गई, रिपोर्ट में है कि 20 सालों तक इसका कोई ऐसा यूज डिफेंस मिनिस्ट्री करने नहीं जा रही है, क्योंकि कोई ऐसी जरूरत नहीं है। तो अब उन 20 सालों तक एज इट इज वो जमीन पड़ी रहेगी, तो उससे अर्निंग आने का स्कोप कोई है नहीं। तो एक सुझाव क्या हो सकता है कि उस जमीन पर कुछ पैसा खर्च करके डिफेंस मिनिस्ट्री मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दे और हर फ्लोर को क्या कर दे, किराए पे दे दे, अलग अलग ऑफिसेस को अर्निंग आना शुरू हुई। और किराए पर देने का मतलब क्या, बेचा जा रहा है, इसको हम कहते हैं मोनेटाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके की रणनीति का सुझाव देने का काम इस संस्था का है, और ये संस्था अभी मौजूदा समय में ऑपरेशनल है। राइट, तो ये एक जानकारी थी निजीकरण की रणनीति को लेकर, और हमने इस निजीकरण की रणनीति में 91 से लेकर अब तक का एक क्या पैटर्न रहा है इसकी चर्चा हमने समाप्त कर दी। मौजूदा दौर में मौद्रिकीकरण का जो सब्जेक्ट मैटर है, इसको लेकर आपसे आपकी एक ओपिनियन ली जा सकती है 150 शब्दों के उत्तर के रूप में। आप एक प्रश्न लिख लीजिए, सरकार के संपत्ति मौद्रिकीकरण, सरकार के संपत्ति मौद्रिकीकरण, सरकार के संपत्ति मौद्रिकीकरण की रणनीति, सरकार के संपत्ति मौद्रिकीकरण की रणनीति, निजीकरण एवं निजीकरण एवं निजीकरण एवं विनिवेशीकरण की रणनीतियों से किस प्रकार भिन्न है, रणनीतियों से किस प्रकार भिन्न है, फुल स्टॉप। संपत्ति मौद्रिकीकरण की दिशा में, संपत्ति मौद्रिकीकरण की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा, संपत्ति मौद्रिकीकरण की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा अपनाए गए तात्कालिक प्रयासों की, केंद्र सरकार द्वारा अपनाए गए, केंद्र सरकार द्वारा अपनाए गए तात्कालिक प्रयासों की जानकारी दें, केंद्र सरकार द्वारा अपनाए गए तात्कालिक प्रयासों की जानकारी दें, केंद्र सरकार द्वारा अपनाए गए तात्कालिक प्रयासों की जानकारी दें। ठीक है, 200 शब्द। ये है निजीकरण की रणनीति।
अब आते हैं वैश्वीकरण पे। आज भी तो कोई क्लास नहीं है 4 बजे से, नहीं है ना? थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, मैं ब्रेक ले लूँ थोड़ा 10 मिनट का। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर वैश्वीकरण पे हम चर्चा करेंगे। तीसरे कंपोनेंट पे अब हम आएंगे। एलपीजी पॉलिसी का जो तीसरा घटक था, वैश्वीकरण। हेडिंग देंगे वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि वैश्वीकरण का क्या मतलब है, तब जाके फिर हम किए गए प्रयासों को समझ पाएंगे ठीक से। देखो इसमें वैश्वीकरण का क्या मतलब है। नई आर्थिक नीति के इस घटक के माध्यम से, नई आर्थिक नीति के इस घटक या कंपोनेंट के माध्यम से, नई आर्थिक नीति के इस घटक या कंपोनेंट के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने का प्रयास किया गया, एकीकृत करने का प्रयास किया गया। फुल स्टॉप। यह प्रयास निम्नलिखित दो प्रकार से, यह प्रयास निम्नलिखित दो प्रकार से किया गया। पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार की संभावना बढ़ाकर, विदेशी व्यापार की संभावना एवं अवसर को बढ़ाकर, और दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश, भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश की, भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश की संभावना को बढ़ाकर। अगले लाइन से लिखेंगे, इन दोनों कार्यों हेतु, इन दोनों कार्यों हेतु कई और संबंधित कार्य किए गए, इन दोनों कार्यों हेतु कई और संबंधित प्रयास किए गए, इन दोनों कार्यों हेतु कई और संबंधित प्रयास किए गए, कई और संबंधित प्रयास किए गए, जिन्हें, कई और संबंधित प्रयास किए गए जिन्हें भी वैश्वीकरण की रणनीति की दिशा में, वैश्वीकरण की रणनीति की दिशा में विभिन्न प्रयास, वैश्वीकरण की रणनीति की दिशा में विभिन्न प्रयास माना जा सकता है, माना जा सकता है। अगले लाइन से लिखिए, नई आर्थिक नीति के लागू होने से पूर्व, नई आर्थिक नीति के लागू होने से पूर्व, नई आर्थिक नीति के लागू होने से पूर्व, नई आर्थिक नीति के लागू होने से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था को, नई आर्थिक नीति के लागू होने से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बंद अर्थव्यवस्था के रूप में, भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बंद अर्थव्यवस्था के रूप में समझा जाता रहा, क्योंकि 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 डैश, क्योंकि डैश करके, और पहला पॉइंट, आयातित होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर अत्यधिक, अत्यधिक टैरिफ, टैरिफ समझते हो ना, टैक्स, अत्यधिक टैरिफ या टैक्स आरोपित करने की व्यवस्था, आरोपित करने की व्यवस्था लागू रही। ब्रैकेट में लिख सकते हो 200% तक टैरिफ, 200% तक टैरिफ आयातित उत्पादों पर, 200% तक टैरिफ आयातित उत्पादों पर। आप समझ सकते हैं कि जो चीज इंपोर्ट होने वाली थी उस पर 200% तक के टैक्स का कल्चर था, मतलब सीधा 10 की चीज पर 20 रुपए का टैक्स। तो 10 की चीज 20 रुपए की रेट पर बिकेगी। अब आप पढ़ चुके हो डब्ल्यूटीओ का प्रिंसिपल। तो भारत के बाजार में दूसरे देश के व्यापारियों को कंपीट करने का एक समान अवसर क्या मिलेगा? इसका मतलब कि ये प्रावधान क्या दर्शाता है कि हम बंद अर्थव्यवस्था के रूप में कार्यरत रहे, हम यानी भारत। दूसरा, 1970 के दशक में आयात प्रतिस्थापन की नीति, 1970 के दशक में आयात प्रतिस्थापन की नीति को लागू किया गया, जिसके अंतर्गत केवल कुछ गिने चुने
आवश्यक उत्पादों का ही आयात स्वीकृत था। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, भारतीय रुपए के अन्य मुद्राओं में परिवर्तित होने परिवर्तित होने से संबंधित 1973 में लागू किए गए 1973 में लागू किए गए फेरा कानून की अत्यंत ही सख्त या कठोर प्रकृति फेरा कानून की अत्यंत ही सख्त या कठोर प्रकृति फेरा कानून की अत्यंत ही सख्त या कठोर प्रकृति फेरा कानून की अत्यंत ही सख्त या कठोर प्रकृति फेरा कानून की अत्यंत ही सख्त या कठोर प्रकृति। अब आप खुद से सोचो, दूसरे देश से व्यापार को बढ़ाना है, दूसरे देश से निवेश को बढ़ाना है, तो मुद्रा के परिवर्तन का जो नियम होना चाहिए वो कठोर होना चाहिए कि लचीला होना चाहिए। लेकिन अगर कठोर प्रावधान बनाए जाएंगे तो इसका मतलब कि आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था से। कठोर प्रावधान इसको मैंने क्यों कहा, क्योंकि 1973 के फेरा अधिनियम के अनुसार रुपए के विनिमय दर यानी कि रुपए के परिवर्तन को लेकर जो प्रावधान बनाए गए थे उनका उल्लंघन एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, यानी कि कारावास या सेंटेंसिंग का प्रावधान था। ये अपने आप में कैसा फीचर दिखा रहा है, कठोर या सख्त प्रावधान। तो इनका रेफरेंस लेकर आप कह सकते हो कि हम एक बंद अर्थव्यवस्था के रूप में ऑपरेशनल थे 1991 की इस पॉलिसी के लागू होने से पहले। लेकिन इस पॉलिसी ने 40 सालों की इस पूरी व्यवस्था को बदला और भारत एक खुली अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ना शुरू की। और ये हुआ सब कैसे, ये काम एलपीजी पॉलिसी के अंतर्गत किया कैसे गया, तो दो तरीकों से किया गया। ये जो लिखे हो, एक विदेशी व्यापार की संभावनाओं को बढ़ाकर और दूसरा विदेशी निवेश की संभावनाओं को कहां पे बढ़ाकर, भारत में बढ़ाकर। कैसे ये कार्य किया गया, इसमें एक चीज ध्यान में रखो, विदेशी व्यापार की संभावनाओं को बढ़ाना या विदेशी निवेश की संभावना को बढ़ाना, इसको लेकर ऐसा नहीं है कि केवल 1991 में ही डिसीजन कुछ ले लिए गए जो अब तक लागू है। ये प्रोसेस तब से शुरू हुआ और अब तक जारी है। अलग अलग तरीके के निर्णय, अलग अलग तरीके की योजनाएं, अलग अलग वर्षों में सरकारों ने क्या किया है, घोषित किया है, जो भारत में इसी विदेशी व्यापार को क्या करती है या विदेशी निवेश को बढ़ाती है। तो जो प्रयास आप बताएंगे, सरकार के प्रयास, जो इन दोनों में से किसी भी एक दिशा के प्रयास होंगे, वो ऐसे प्रयास नहीं है जो 1991 में ही एक ही साथ लागू कर दिए गए। कुछ ये कोशिश जो शुरू हुई, इसकी शुरुआत कब हुई, 1991 में। और ये जो शुरुआत 1991 में हुई, ये अभी तक ये कल्चर क्या है, बढ़ता ही गया है। मतलब कि ये प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में आप क्या देखेंगे कि कुछ डिसीजन 91 में लिए गए, कुछ डिसीजन 1994 के थे, कुछ डिसीजन 1997 के थे। लेकिन ये सारे के सारे डिसीजन अलग अलग समय पे जो लिए जाते रहे हैं, ये किस विषय पे लिए गए, इन दोनों विषयों में, व्यापार को बढ़ाना और विदेशी निवेश को देश में बढ़ाने का अवसर देना। तो मैं कुछ ऐसे ही प्रयासों का लिस्ट आपके सामने रख रहा हूं। कई सारे टॉपिक इसमें प्रयास आप ऐसे लिखेंगे जो अलग अलग चैप्टर्स में हमें पढ़ने हैं। तो अभी के लिए केवल लिस्ट बना लो ताकि व्यवस्थित तरीके से एक ही जगह जानकारी आपके पास हो। विदेशी व्यापार को बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रयास, आप हेडिंग दे सकते हो, विदेशी व्यापार को बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रयास, विदेशी व्यापार को बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रयास, विदेशी व्यापार को बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रयास। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का पीडीएफ ग्रुप में मिला आप लोगों को? हाँ, एक बार चेक कर लेना, फिर मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है? टीम को मैंने भेज दिया है, शायद आपको मिल गया हो। नहीं भी मिला होगा तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए, कल तक शायद आपको मिल भी जाए। लिखेंगे प्रयासों में पहला प्रयास, वर्ष 1991 में विदेशी व्यापार महानिदेशालय विभाग की स्थापना किस मंत्रालय के अंतर्गत की गई? वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत। ये विभाग आज भी कार्यरत है। पूरे इंडिया के फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने वाला, पॉलिसी बनाने वाला विभाग कौन सा है? विदेशी व्यापार महानिदेशालय, इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का ऑफिस, डीजीएफटी, राइट? इसको आप देख पा रहे हैं किस वर्ष स्थापित किया गया? 1991 में। दूसरा लिखो, वर्ष 1994 में 95 में भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य देश बना। 1997 में भारतीय रुपए को भुगतान, अभी के लिए केवल लिख लीजिए ये स्टेटमेंट जो मैं लिख रहा हूं, समझ में तो अभी आपको नहीं आएगा क्योंकि ये चैप्टर पढ़ना है, बट अभी लिख लो, बाकी समझने का काम हम उसी चैप्टर में देखेंगे। भारतीय रुपए को भुगतान संतुलन के चालू खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय किया गया। वर्ष 1999 में कठोर फेरा अधिनियम को लचीले फेमा अधिनियम से प्रतिस्थापित किया गया। लचीले फेमा अधिनियम से प्रतिस्थापित किया गया। लचीले फेमा अधिनियम से प्रतिस्थापित किया गया।
इसको लचीला क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो फेमा अधिनियम लाया गया 99 में फेरा को हटाकर, इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि जो रुपए के विनिमय संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन एक दीवानी मामले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिविल ऑफेंस घोषित किया गया। दीवानी मामला या सिविल ऑफेंस घोषित किया गया। पहले फेरा में ये मामला कैसा माना जाता था? फौजदारी, क्रिमिनल ऑफेंस। कोई मामला दीवानी मामला है, इसका क्या मतलब होता है कि उसमें अगर आप उल्लंघन करेंगे तो आपके ऊपर फाइन लगेगा, शुल्क लगेगा, कारावास या सेंटेंसिंग की उसमें कंडीशन नहीं आएगी। और फौजदारी मामला है, क्रिमिनल है, तो फिर सेंटेंसिंग की। तो आप देख पा रहे हो ना, फौजदारी से हटाकर दीवानी मामले का स्वरूप देना, ये क्या दिखा रहा है कि आप प्रावधान को लचीला बना रहे हैं। इसी तरीके से पांचवा लिखेंगे, वर्ष 2023 में केंद्र सरकार द्वारा भारत की नई विदेशी व्यापार नीति को घोषित किया गया। इसका पीडीएफ आप लोगों को मैं शेयर करूंगा, इस पीडीएफ को आप पढ़िएगा, चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, पीडीएफ पढ़ें। एक पूरा 1-2 पेज का पीडीएफ है इस नई नीति का, वो ग्रुप में आपके चला जाएगा, आप उसे पढ़िएगा थोड़ा, ठीक है। अगले लाइन से लिखेंगे, भारत में विदेशी व्यापार की संभावनाओं को बढ़ाने का वर्ष 1991 में शुरू हुआ प्रयास अभी भी जारी है। वर्ष 1991 में शुरू हुआ प्रयास अभी भी जारी है तथा मौजूदा दौर में देश के कुल जीडीपी में विदेशी व्यापार की हिस्सेदारी 45% से भी अधिक की है। अगले लाइन से लिखेंगे, इसी प्रकार ये भी जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूं अभी के लिए लिख लो, क्योंकि विदेशी निवेश हमें पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें यही जानकारी जो हम लिख रहे हैं वो और आसान शब्दों में हम समझेंगे। अभी के लिए केवल कंटेंट अपना तैयार कर लीजिए। लिखिए, इसी प्रकार भारत में एफडीआई शब्द सुना होगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है, हम डिटेलिंग करेंगे उस चैप्टर में। लिखिए, भारत में एफडीआई विदेशी निवेश को बढ़ाने का 1991 में शुरू हुआ प्रयास अभी तक जारी है। वर्ष 1992 से 2005 के बीच भारत में विदेशी निवेश के मूल्य में 300% से भी अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। फुल स्टॉप। वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2023 ब्रैकेट में लिख लो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2023 संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत को एफडीआई निवेश में वैश्विक स्तर पर व्हाट हैपेंड, अच्छा क्लास बस 1 मिनट। विश्व में 8वां स्थान वैश्विक स्तर पर 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये वैश्वीकरण को लेकर चर्चा थी। अभी ध्यान में रखना, एफडीआई की चर्चा बस मैंने औपचारिकता की है, इसकी डिटेलिंग हम करेंगे जो निवेश का चैप्टर है उसमें। बाकी हम कल की क्लास में देखते हैं। थैंक यू।